नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में सीटों के बंटवारे को लेकर जो खबरें चल रही हैं उनकी सच्चाई क्या है, साथ ही किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए, उस पर बात करेंगे। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं प्रभात पांडे। नमस्कार। प्रभात की नज़र बिहार के इलेक्शंस में पिछले 2-3 महीने से हैं, एक एक खबरों का विश्लेषण कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है बिहार में, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीटों के बंटवारे को लेके। तो हमें बताइए कि महागठबंधन और एनडीए क्या चल रहा है। अंकुर, जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ 6 अक्टूबर को, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल स्मूथली हो चुका है। पर्दे के पीछे सीटों के बंटवारे पर बातचीत फाइनल हो चुकी है। दोनों गठबंधन में उम्मीदवार भी तय कर लिए गए हैं और अब केवल गियर अप होने के बाद चुनाव प्रचार और फाइनल फैसला जो है वो उस पर बातचीत होनी है। लेकिन 6 तारीख को तारीखों के ऐलान के बाद जो दोनों गठबंधन में सीटों को लेके माथापच्ची शुरू हुई और जो एक एक करके नाराजगी, डिमांड्स और ये सारी चीज़ें सामने आने लगी, उसके बाद लग रहा है कि अभी भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, होमवर्क काफ़ी बचा है दोनों गठबंधन में। मैं आपको आज की सबसे पहले एनडीए की बात बताता हूँ। एनडीए के जो घटक दल हैं, मतलब बिहार के लिए जेडीयू है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मतलब चिराग पासवान की पार्टी है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है जीतन राम मांझी की, और आपको लोक मोर्चा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है जी, उपेंद्र कुशवाहा की। यहाँ अभी सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है अंकित। अब से थोड़ी देर पहले नित्यानंद राय बिहार के बड़े नेता हैं। चिराग पासवान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, तो क्या आपके हिसाब से क्या लग रहा है? उसी पे मैं आ रहा था, चिराग पे ही, कि चिराग को मनाने की कोशिशें जारी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है और वो जाहिर भी हो चुकी है। अब उसमें से सोर्सेज आप हटा ही दीजिए। चिराग नाराज चल रहे हैं। चिराग के को जो सीटें ऑफर की हैं बीजेपी ने, उस पे वो संतुष्ट नहीं है। चिराग की डिमांड कुछ और है। आज 2 राउंड की मुलाकात चिराग से नित्यानंद राय ने की है, 2 बार उनसे मिलने गए। दोनों बार की मुलाकात के बाद जब दूसरी मुलाकात के बाद लौटे हैं, उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले वो धर्मेंद्र प्रधान, जो बिहार के चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के, उनसे मिलने पहुंचे हैं। धर्मेंद्र प्रधान से नित्यानंद राय मिलने गए हैं। हालांकि मिलने के बाद उन्होंने मतलब चिराग से दूसरी मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मेरे चेहरे की खुशी आपको बता रही है कि सब कुछ सकारात्मक है, जो मेरी मुस्कान से ही जाहिर होना चाहिए आपको। उन्होंने मीडिया वालों को ही कहा कि भाई मेरी मुस्कान से जाहिर होना चाहिए कि सारी कुछ चीज़ें ठीक चल रही हैं। अब ये नाराज़गी थी क्यों चिराग की? बेसिकली देखिए, चिराग 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। चिराग का ये था कि भाई मुझे 40 सीटें आप दे दीजिए, बाकी आप लोग और जो आप बंटवारा करना चाहते हैं उनसे आप बंटवारा कर लीजिए। बीजेपी उनको 22 सीट ऑफर कर रही है। बेसिकली जब ये बिहार चुनाव गियरअप हो रहा था 6 महीने पहले, तो चिराग काफ़ी एक्टिव थे। बिहार में कई रैलियां और कई सभाएं उन्होंने की और कई स्टेटमेंट उनके आए अलग अलग तरीके से। उसमें उन्होंने कभी खुद को कहा कि भाई मैं भी तो सीएम हो सकता हूं, इसमें सीएम के लिए और किसी और के चेहरे की बात क्यों की जाए। और बीच में ये भी सुनने को आया कि वो बीजेपी से ये डिमांड कर रहे हैं कि मुझे एक राज्यसभा की सीट चाहिए प्लस 40 सीट, विधानसभा के लिए 40 टिकट चाहिए, 40 सीटें चाहिए। बीजेपी उनको 22 का ऑफर कर रही है अभी तक, 22 से 25, और ऑलमोस्ट इसी आंकड़े पे फाइनल भी होगी डील। बेसिकली चिराग जो है वो विधानसभा सीट के साथ साथ अपनी मदर के लिए एक राज्यसभा की सीट चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात और मैं समझना चाहूँगा। पूरा कैंपेन अगर हम देखें चिराग पासवान का, उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली या बिहार में से अगर चुनना पड़े तो मैं बिहार को चुनूंगा, वो हमेशा एक बात। तो इसका पॉइंट, तो इसका मतलब तो ये भी है कि क्या वो सीएम की रेस में बना रहना चाहते थे या डिप्टी सीएम के पद पर उनकी क्या, तो कुछ डिप्टी सीएम को लेके कुछ निकल के आया? अंकुर देखिए, इसमें जो आप अगर चिराग का पूरा पिछले 6-8 महीने को ट्रैक करें ना, जिस समय की आप बात कर रहे हैं कि बिहार में एक्टिव थे, केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद उनका हर हफ्ते बिहार का दौरा होना और बाकी सारी चीज़ें चल रही थी जैसी, और वहाँ कई जगह उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया कि भाई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता मैं।
तो बिहार जो चिराग की पूरी पॉलिटिक्स है वो उसका ईपी सेंटर है बिहार। बिहार के अलावा आप मतलब बिहार से बाहर चिराग की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यही डिमांड रखी है। हालांकि डिप्टी सीएम वाली जो बात आप कह रहे हैं, इस पे बीजेपी हो सकता है कि चुनाव के बाद विचार करे, जब नतीजे आ जाएं, चीज़ें सामने आ जाएं कि किसकी कितनी हिस्सेदारी बन रही है, उसके हिसाब से डिप्टी सीएम हो सकता है। ये फॉर्मूला आप देखिए बीजेपी को, आप देखिए कि पिछले उसमें जैसे महाराष्ट्र का फॉर्मूला है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री है और सहयोगी जो शिंदे गुट शिवसेना है उसका डिप्टी सीएम है। अच्छा, मैं इसमें एक और दिलचस्प सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया जी, तो जेडीयू भले ही 2 सीटों पे लड़ेगी, 1 या 2 सीटें फालतू, मतलब बीजेपी के मुकाबले। बीजेपी अगर 100 तो वो 101 या 102 पे, ऐसा कुछ होगा फार्मूला। लेकिन अगर बीजेपी के नंबर्स ज़्यादा आए जी और जेडीयू के कम आए तो क्या मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं होगा? अंकुर, आपके इस सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार सीटों के फॉर्मुलेशन को समझ लेते हैं। आपने बिल्कुल सही राग छेड़ा है कि सिंबॉलिकली जेडीयू बिग ब्रदर की भूमिका में है बिहार में, और वो बिग ब्रदर की भूमिका अपनी रखनी चाहेगी और चाहती भी है। पिछली आप अगर 2020 के भी आंकड़ों को देखें तो 2020 में भी जेडीयू 115 पे लड़ी थी, बीजेपी 110 पे लड़ी थी। इसी तरीके से इस बार का जो फॉर्मुलेशन है, जो फॉर्मूला बन रहा है, वो एक सीट का ही सही, लेकिन सिंबॉलिकली वो बीजेपी से ज़्यादा लड़ेगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 102 सीट या 103 सीट पे जेडीयू लड़ेगी, 101 या 102 पे बीजेपी लड़ेगी। अगर जेडीयू 102 पे लड़ती है तो बीजेपी 101 पे लड़ेगी, और अगर जेडीयू 103 पे लड़ती है तो 102 पे बीजेपी लड़ेगी। मैंने आपको बताया कि चिराग जो एलजेपी रामविलास है, मतलब चिराग वाली पार्टी, उसको बीजेपी 18 से 22 सीट प्लस 1 राज्यसभा, और एकदम मतलब जब मामला फंसता हुआ दिखे, टाइट सिचुएशन दिखे, तब बीजेपी राज्यसभा वाला एक तुरुप का इक्का, जो उनकी दबी इच्छा भी है मतलब चिराग की, वो दे सकती है कि 18 से 22 सीट प्लस राज्यसभा। ठीक है। इसके अलावा हम जो मांझी वाली पार्टी है, मांझी की पार्टी का स्टेटमेंट मैं आज पढ़ रहा था कि उनकी डिमांड शुरू हुई 15-20, फिर बीच में एक राग आया कि सम्मानजनक सीटों पर अगर समझौता नहीं होता है तो हम उन्होंने कल एक्स पे भी लिखा था। हाँ, मांझी ने कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इसके बाद ये आंकड़ा पहुंचते पहुंचते 75 पहुंच गया है, 75। अच्छा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि बीजेपी उसमें से 90% कम करेगी। अच्छा। उनको 7 से 9 सीटों के बीच बीजेपी कहीं लेके आएगी। हाँ, उसमें एक कंडीशन है, बीजेपी ये ऑफर कर सकती है कि भाई आप यूनियन कैबिनेट में आप मिनिस्टर हैं, स्टेट में मैं आपके बेटे को एक मंत्री पद दे सकते हैं, तो 7 से 9 के बीच या कैबिनेट मंत्री बनाया और एक संतोष सुमन जो उनके बेटे हैं जीतन राम मांझी के, और बिहार की राजनीति में दखल रखते हैं, तो उनको एक मंत्री मिल सकता है, मंत्री पद मिल सकता है। अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, उपेंद्र कुशवाहा के लिए बीजेपी ने मांझी वाला ही फॉर्मूला रखा हुआ है कि 7 से 9 सीटों पे ये कहीं बीच में आ सकते हैं। लेकिन अब खुश तो ये भी नजर नहीं आ रहे। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी जब अपनी डिमांड्स और इसकी बात आई थी, निगोशिएशन की बात आई थी, तब इन्होंने भी कुछ और डिमांड रखी थी। इनकी इच्छा थी कि भाई 15 से 20 सीटें मिल जाएं, मेरी अपनी बिरादरी मतलब कुशवाहा बिरादरी जो है। अच्छा, एक चीज, ये जो मामला चलो एनडीए का आपने बता दिया, तो क्या सिचुएशन सेम महागठबंधन में भी है, या वहां पर सीटें अच्छे तरीके से बट गई हैं कि भाई महागठबंधन में तो ज्यादा सिर्फ फुटबॉल है कि सब यहाँ कुछ सही तो है? एक तरीके से एक ये चीज आप कह लीजिए कि यहाँ तो थोड़ा डिसिप्लिन भी है। तो दर्शकों को बताइए जरा महागठबंधन का क्या हाल है? महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पे जो सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, उसमें कांग्रेस ने अपनी एक लिस्ट भी तैयार कर रखी है। अब वहाँ कि भाई 25 से 30 कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार है, सीटों का बंटवारा फाइनल हो तो हम लिस्ट रिलीज करें। उसमें देखिए आरजेडी ने अपने लिए 130 सीटें रखी हैं, जैसा बताया जा रहा है कि आरजेडी 130 सीटों पे लड़ने के मूड में है। 55 सीटें वो कांग्रेस को दे रही है, 35 सीट्स लेफ्ट में 3 मेजर पार्टीज हैं लेफ्ट विंग की, सीपीआई, सीपीएम प्लस
CPI ML। ML। अब उसमें बीच में एक आया कि उन्हीं में से एक ने ये दावा कर दिया कि भाई अकेले 30 तो मुझे चाहिए। अब 30 आप 3 पार्टियों के लिए 35 सीट्स आप रख रहे हैं, उसमें से एक ने दावा कर दिया कि भाई हमारी भूमिका ज़्यादा अहम है, हमारा स्ट्राइक रेट पिछली बार में हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा था तो हमें 30 चाहिए। अब ये सिरफुट अव्वल जो है 35 सीट्स वाला वो मैनेज करना है। इसके अलावा मुकेश साहनी वाली पार्टी जो VIP है, विकासशील इंसान पार्टी, वो 20 सीट्स डिमांड, मतलब उनकी डिमांड तो कहीं ज़्यादा है, लेकिन तेजस्वी ने, RJD ने उनके लिए 20 सीटों की बात छेड़ रखी है कि हम 20 सीटें आपको देंगे। और RJD जो है अपने कोटे से 5 सीटें निकालेगी, जिसमें कि 2 JMM के लिए और 3 LJP पशुपति के लिए। मतलब LJP पारस, जो पशुपति पारस की पार्टी है, रामविलास फ्रैक्शन से अलग होकर जो उन्होंने बनाई, तो 3 सीटें उनके लिए हैं। अब ये सारा गड्ढ-मड्ढ जो है दोनों गठबंधन में चल रहा है। हालांकि अभी नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात के बाद आप ये मान सकते हैं कि NDA का जो वो है माथापच्ची जो है वो थोड़ा उस पर विराम लग सकता है, लेकिन महागठबंधन का अभी मामला फंसा ये दिख रहा है। अच्छा, एक सवाल अब मैं ये पूछना भी चाहूँगा आपसे कि इस बार जो महाराष्ट्र वाला मैंने सवाल आपसे पूछा था कि क्या महाराष्ट्र वाली अगर सिचुएशन होती है तो तब क्या होगा, मतलब इन द सेंस कि अगर JDU को कम सीटें मिली और BJP को उससे ज़्यादा मिली और वो भी ज़्यादा का गैप जो है उनके बीच में काफ़ी बड़ा हुआ, वाइड हुआ, तो क्या पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है कि वो महाराष्ट्र रिपीट ना हो? अंकुर, आप अगर बिहार के पिछले रिजल्ट को उठा के देखें ना, तो ये गैप आपको दिखेगा। BJP उस समय जब 2020 के रिजल्ट आए तो 74 सीट्स पे थी और JDU जो है वो 43 सीट्स पे थी। 50% से का अंतर ऑलमोस्ट दिख रहा था दोनों के बीच। ठीक है। लेकिन बिग ब्रदर JDU थी। और उसमें जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है 2005 या उससे पहले से जो चली आ रही है, JDU जब समता पार्टी और बाकी तरह की नाम हुआ करते थे, और उसके बाद अभी तो ये अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि इस बार भी BJP ने तो अपना स्ट्राइक रेट 80 to 90% का प्लान किया हुआ है कि 80 to 90% सीट्स जीतनी है। और BJP का पिछली बार का भी स्ट्राइक रेट अगर आप देखें 2020 का, तो 110 सीटें लड़ी थी, 74 जीती थी, ऑलमोस्ट 70% का स्ट्राइक रेट था। जबकि JDU का स्ट्राइक रेट 40% का था, 115 सीट पे लड़के और 43 सीट्स उस समय मिली थी, 40% का स्ट्राइक रेट था। तो अब ये देखने वाला दिलचस्प होगा। ठीक है। आपने जो महाराष्ट्र का जिक्र किया वहाँ पे कि BJP के पास एक ऑप्शन है कि अगर आप नीतीश की सेहत और नीतीश की पॉपुलैरिटी और बाकी पार्टी पे पकड़, इम्पॉर्टेंट है कि JDU में नीतीश की पकड़ अब वैसी रह गई है या नहीं रह गई है, ये देखने वाली बात है। हालांकि बीच में कई ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें कि आप कह सकते हैं कि नीतीश की पकड़ अब JDU पे वैसी नहीं है। BJP का ग्रिप कुछ JDU पे मजबूत हुआ है और लाइक माइंडेड पीपल वहाँ JDU में भी मिले हैं BJP को। तो आप ये हो सकता है कि BJP बिग ब्रदर हो जाए, JDU को डिप्टी CM, जैसे अभी BJP में है कि 2 डिप्टी CM है BJP के, CM JDU का है, लेकिन ये रिवर्स हो सकता है। अच्छा, एक सवाल मैं और पूछता हूँ कि अगर तेजस्वी की पार्टी जीतती है और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको लगता है कि वहाँ भी डिप्टी CM वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है? बिल्कुल होगा, वहाँ भी होगा, क्योंकि आप वहाँ कांग्रेस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस का जो आपको रिजल्ट रहा है 2020 में, और मुकेश सहनी तो खुद बोलते मुकेश सहनी भी हैं, कांग्रेस है, ये लेफ्ट आपको है, लेफ्ट भी डोमिनेटिंग रहेगा महागठबंधन के। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और सवाल पूछूंगा। हमने 2 गठबंधनों का जिक्र करा, NDA वर्सेस महागठबंधन। अब इसमें तीसरा प्लेयर भी है इस बार बिहार के इलेक्शन में, उनका नाम है प्रशांत किशोर, जनसुराज। अब जनसुराज के जो प्रशांत किशोर हैं, उनका कहना ये है कि लोग हमारे टिकट बंटने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ये BJP वाले या RJD वाले फिर लिस्ट निकालें कि जनसुराज की।
तो आज उन्होंने एक दिलचस्प टिकट बांटा, जो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी पोती को शायद उन्होंने टिकट दिया है जी। तो ये अब पीके का क्या, आप इस फाइट को किस तरह से आप एनालाइज करें? पीके ने इस जो मतलब आप अगर अलायंस वाइज कहें तो बिहार में दो तरफा मुकाबला था पिछली बार तक भी, या मतलब बिहार में शुरू से ही आप कह लीजिए 2010 का आप देख लीजिए, 2015 देख लीजिए, या 2020 देख लीजिए। 25 में भी ये माना जा रहा था कि दो तरफा मुकाबला होगा, एनडीए वर्सेस महागठबंधन। लेकिन पीके ने मुकाबले को थोड़ा दिलचस्प कर दिया है। एक तीसरे प्लेयर के तौर पे इनकी एंट्री है, और मतलब आप ये देखें तो आज 51 लोगों की लिस्ट जारी की है उन्होंने। आपने कर्पूरी ठाकुर की पोती का जिक्र किया, भाई कर्पूरी ठाकुर के बेटे जेडीयू के लीडर हैं और कद्दावर लीडर हैं। बीजेपी ने पिछली बार कर्पूरी ठाकुर को 2024 चुनाव से पहले कर्पूरी ठाकुर को पद्मश्री भारत रत्न दिया। भाई एक साथ 5 भारत रत्न देकर उस समय एक वो था कि भारत रत्न का 5M फॉर्मूला जो था कि मंदिर मंडल, मतलब कर्पूरी ठाकुर मंडल राजनीति के सबसे बड़े पुरोधा माने जाते हैं बिहार में। आपको मार्केट और तमाम, इसमें 2 और नाम थे अभी मैं मिस कर रहा हूँ, तो वो उस समय हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, आप भी थे शायद। 5 भारत रत्न का 5M फॉर्मूला। अब आप कुम्हरार से केसी सिन्हा को उन्होंने टिकट दिया है। केसी सिन्हा फिजिक्स के रिनाउंड प्रोफेसर हैं, उनकी किताबें बच्चे पढ़ते हैं। कुम्हरार पटना शहरी इलाके की एक सीट है, विधानसभा सीट कुम्हरार, वहाँ से उनको टिकट दिया है। अभी प्रशांत किशोर जो 51 विधायक कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी की है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन ये बात जो उन्होंने कही, आपने जिसका जिक्र किया अभी, कि बाकी गठबंधन और पार्टियां इंतजार कर रही हैं कि उनका टिकट बट जाए तब हम रिलीज करें, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कुल मिला के कई मोर्चे पे, कई जगहों पे आप ये देखिए कि प्रशांत किशोर ने क्या किया है। अंकुर, अभी मैं 2-3 महीने पहले बिहार गया था। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक ही इलाके से कई लोग प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने 1-2 लोगों से मेरी बातचीत भी हुई, मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसे क्या, उन्होंने कहा कि भाई प्रशांत जी ने कहा है टिकट देंगे, प्रशांत जी ने आपको भी कह दिया, प्रशांत जी ने मुझे भी कह दिया, प्रशांत जी ने इनको भी कह दिया। अब हम तीनों लोग एक ही इलाके के लिए काम कर रहे हैं, अब लास्ट मोमेंट पर टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा ना। तो आप अपनी पार्टी के लिए काम करा रहे हैं, टिकट किसी एक को ही मिलेगा। जी जी। प्रशांत किशोर कुछ वोट इधर उधर करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फैक्टर होगा। चलिए, ये तो वक्त बताएगा कि क्या वो कर पाते हैं। लेकिन पोस्चरिंग हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है कि वो पहले खुद को कहती है कि हमारे टिकट का इंतज़ार बाकी पार्टियों के लोग कर रहे हैं, ताकि मतलब अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हमारी पार्टी की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है। तो जाते जाते फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आएंगे और प्रभात से जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की जो इस समय जो इलेक्टोरल फाइट है उसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिन पर हम आपके सामने वीडियो लेके आएंगे। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू अंकुर।